हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कीर्ति। हम पढ़ेंगे आपका ज्योग्राफी चैप्टर 3। सब्जेक्ट है हमारा, टॉपिक है हमारा अफवाह तंत्र। तो देखिए, इसमें हम बेसिकली भारत के अफवाह तंत्र की बात करेंगे। भारत के अफवाह तंत्र को बेसिकली हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा हिमालय नदी तंत्र और सेकंड है हमारा प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। देखिए, हिमालय नदी तंत्र क्या है आपका? ये जो नदियां होती हैं, ये 12 मासी नदियां होती हैं। बारहमासी नदियां या पेरेनियल रिवर। जो 12 मासी नदियां होती हैं, ये देखिए, इनमें जो है मौसम के 12 महीने क्या रहता है, पानी रहता है। अब इनमें पानी कहाँ से आता है? देखिए, क्योंकि ये हिमालय के ग्लेशियर से निकलती है, तो जब ग्लेशियर्स पिघलते रहते हैं, इनको पानी मिलता रहता है। तो ये 12 मासी नदियां होती हैं। इसमें आपका मेनली आ जाता है सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, थर्ड है आपका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। जो ये नदियां हैं आपकी हिमालय रिवर्स, इन्हें आप जो भारत का मैदान है, उन्हें आप अन्न का भंडार जो है, इनकी वजह से ही बनता है। भारत के मैदान को अन्न का भंडार कहा जाता है, वो इन्हीं नदियों की वजह से। क्योंकि ये क्या करती हैं, जब हिमालय से आती हैं तो जलोढ़ मिट्टी इत्यादि अपने साथ लेकर आती हैं और उनको मैदानों में जमा करती हुई समतल और एवं सपाट मैदान बनाती है, जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। फिर आता है आपका प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र देखिए, ये जो नदियां हैं जो वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, इसमें मोस्टली कुछ इसमें क्या होती है, पश्चिम की तरफ जाती हैं और कुछ पूर्व की तरफ जाती है। ठीक, पश्चिम की तरफ जाने वाली में 2 इंपोर्टेंट है, नर्मदा और तापी। बाकी सब आपकी वेस्ट टू ईस्ट बहती है, जैसे महानदी, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी। एक नदी है जो आपकी जो आपकी है कावेरी नदी। सिर्फ यही एक नदी है जिसमें 12 मासी पानी रहता है। कभी ये तमिलनाडु वाली बारिशें जो है होती है सर्दियों में, उससे पानी प्राप्त करती है। ठीक, और बाकी टाइम में इसमें पानी जो है आता है जब मानसून आता है तब। तो कावेरी नदी में हमेशा ही पानी रहता है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, जब आप डीपली पढ़ेंगे तब आप समझ जाएंगे। ठीक, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में देखिए 12 मासी पानी नहीं रहता है, क्योंकि ये किसी ग्लेशियर से नहीं निकलती। इनमें पानी कब आता है? बारिश के मौसम में। जहाँ हिमालय नदियाँ बहुत चौड़ी होती हैं और लंबी भी, वहीं जो प्रायद्वीपीय नदियाँ होती हैं, ये ना तो ज़्यादा चौड़ी होती हैं और ना ही इनकी ज़्यादा लंबाई होती है। अब पढ़ते हैं हम 12 मासी नदियों के तंत्र। फर्स्ट है आपका सिंधु नदी तंत्र। तो देखिए, सिंधु जो होती है वो आपकी क्या करती है, ये एक ग्लेशियर है, बोखरचू। बोखरचू हिमालय में ग्लेशियर है। सिंधु है आपकी इस तरह से, वहाँ पे ये कुछ बहती है। ठीक, यहाँ से क्या करती है, ये आपकी जो है पाकिस्तान में एंट्री करती है। कहाँ से? यहाँ से हिंदुस्तान में यहाँ से एंट्री करती है। इसकी जो लेंथ है वो 2800 किलोमीटर समथिंग है, और इसमें से इसका 1/3 से कुछ ज़्यादा हिस्सा इसका इंडिया में बहता है, और बाकी का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान में ये बहती है। ठीक, देखिए, इसमें कुछ नदियाँ मिलती हैं, जैसे एक नदी यहाँ पे मिलती है इससे, जास्कर। ठीक, उसके बाद मिलती है एक श्योक, एक मिलती है अटक। ये जो नदियां हैं, ये इसके
बाएं तट पर, इसके बहने की दिशा के बाएं तट पर मिलती है। फिर है एक गिलगिट। गिलगिट जो आप क्षेत्र सुनते हो, गिलगिट बाल्टिस्तान, क्योंकि गिलगिट जो नदी है वो इसमें मिलती है। एक मिलती है इसमें काबू नदी। ठीक, ये सारे क्या है, गिलगिट बाल्टिस्तान के क्षेत्र में बहते हैं। और ये आपके कहाँ मिलती है, जम्मू कश्मीर में। छोटी छोटी नदियाँ हैं जो नॉर्मली इसमें आके मिलती हैं। और भी एक दो नदी है जैसे गोमन, और एक दो छोटी छोटी नदियाँ इसमें आके मिलती हैं। इंडिया में कुछ बड़ी नदियाँ इसमें मिलती हैं जैसे झेलम। ठीक, झेलम नदी जो होती है वो सबसे पहले इसमें मिलती है, उसके बाद चिनाब। अच्छा, झेलम और चिनाब ये सारी नदियाँ पहले आपस में मिलती हैं, उसके बाद एक शाखा जो चिनाब नदी की मानी जाती है वो सतलज में जाके मिलती है। ठीक, फिर इसमें रावी मिलती है, फिर इसमें सतलज मिलती है, और इस सतलज से थोड़ा ऊपर इसमें यहाँ ये व्यास मिलती है। ठीक, तो ये है आपका क्या, सिंधु नदी तंत्र। और कराची के पाकिस्तान में जाके क्या होता है, ये नदी कराची के पाकिस्तान, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के कराची के पूर्व में किसमें, अरब सागर में मिल जाती है। देखिए ये जो आपका सिंधु नदी तंत्र है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि पंजाब तक की इसकी जो है अपवाद ब्रेड जो द्रोणी है इसकी, अपवाद द्रोणी मतलब जो बेसिन एरिया है इसका वो पंजाब से स्टार्ट होता है। ठीक, और पूरा जम्मू कश्मीर का कैचमेंट एरिया, इसका इतना बड़ा कैचमेंट एरिया ये बनाती है। फिर देखिए इस पर कुछ बांध बनाए गए हैं सिंधु झेलम नदी पे। इनमें एक ट्रीटी भी है, सिंधु नदी जल समझौता, जो हम आगे देखेंगे। सिंधु नदी का जो जल समझौता है, देखिए जिसे हम कहते हैं सिंधु नदी जल समझौता। ये समझौता देखिए क्या कहता है कि वैसे तो जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज़्यादा भाईचारा नहीं है, आप मानते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने एक ट्रीटी कर रखी है पाकिस्तान के साथ कि जो सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीनों नदियों का 80% जो पानी है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, और जो 20% पानी है वो इंडिया इस्तेमाल करेगा। ठीक, सिंधु नदी ट्रीटी यही कहती है। और जो बची क्या, आपकी रावी, व्यास और सतलज, इनका 80% जो वाटर है वो इंडिया यूज करेगा, और जो बचा हुआ 20% वाटर है वो पाकिस्तान यूज करेगा। तो देखिए इस तरह से हमने ये इनके साथ ट्रीटी कर रखी है। अब हम थोड़ा देखते हैं सिंधु नदी पे कुछ परियोजनाएं हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ भी और देख लेते हैं। देखिए कुछ सिंधु नदी तंत्र पे कुछ परियोजनाएं हैं। एक है आपकी किशन गंगा परियोजना। ये किशन गंगा नदी पर ही है, जो झेलम की सहायक नदी है, झेलम की सहायक नदी है। ठीक, फिर आता है आपका कि झेलम जो है, हम देख लेते हैं एक एक करके इसकी नदियों के बारे में। झेलम जो है वो बेरी नाग और शेष नाग झील से निकलती है, और बाकी ट्रीटी के अकॉर्डिंग तो आपको पता ही है। इसका जो एक क्षेत्र पड़ता है यहाँ पे पंपौर, ये जो पंपौर एरिया है ये केसर उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। कई बार पूछा जाता है पंपौर जो है वो किस नदी के उसमें आता है। ठीक, जो कश्मीर में है, ये तो आपको पता ही है। फिर आती है आपकी चिनाब। चिनाब नदी में देखिए एक सलाल परियोजना है जो कई बार बहुत ज्यादा पूछ ली जाती है।
चिनाब जो है हिंदुस्तान में घुसने से पहले दो नदियों से मिलकर बनती है। देखिए, एक का नाम है चंद्रा और दूसरी का नाम है भागा। ये बारालाचा दर्रा है। बारालाचा दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पे ये कहलाती है चंद्रभागा। फिर ये कश्मीर तक आते आते इसका नाम हो जाता है चिनाब। इस पे ये सलाल परियोजना है, इसका आप नाम याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ ली जाती है। अब देखते हैं हम सिंधु नदी तंत्र की दूसरी नदियां। थर्ड नदी है आपकी रावी। देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट नदी है। उसके पीछे रीजन ये है कि एक तो क्या है कि रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है, दूसरा जो इसका यूज है, ये भारत और पाक की सीमा बनाते हुए चलती है। ये इसका जो है बहुत ज्यादा सामरिक महत्व, इस वजह से क्या है, इसका सामरिक महत्व हो जाता है। ठीक, जो फोर्थ नदी है वो है आपकी व्यास। ये भी रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है। ठीक, इस पे देखिए, जब ये सतलुज में मिलती है तो वहां पे बनाती है हरिके बांध। हरिके बांध कहाँ पर है पंजाब में? जब ये सतलुज से मिलती है तब। इसे कई बार सतलुज भी बोल देते हैं। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट नदी आती है आपकी सतलुज। देखिए, जो आपकी सतलुज नदी है, इस नदी तंत्र की आखिरी नदी, ये इंपोर्टेंट क्यों है? मानसरोवर झील के राकस ताल से निकलती है। ये पूछ लिया जाता है एग्जैक्टली कि जो सतलुज का है वो उद्गम कहाँ से है। तो देखिए, राकस ताल से ये निकलती है। इसमें क्या है, देखिए, ये इंपोर्टेंट इसलिए भी कि जो इंदिरा गांधी नहर है, जो कहाँ पे आपकी राजस्थान की जीवन रेखा, आप इसे कह सकते हैं, इंदिरा गांधी नहर है। ठीक, ये किस पर बनी हुई है? सतलज पर ही बनी हुई है। ठीक, इसलिए क्या है, ये बहुत इंपोर्टेंट है। शिवकला दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है। और एक इंपोर्टेंट जो सूचना है इसकी वो ये है कि भाखड़ा नागल डैम किस पे बना हुआ है? सतलज पे ही बना हुआ है। जो भाखड़ा नागल डैम है, ये देखिए हिमाचल प्रदेश और पंजाब, इससे ये दोनों राज्य लाभान्वित हो रहे हैं। तो सिंधु नदी तंत्र आपका यहीं पर समाप्त होता है। अब हम देखते हैं गंगा नदी तंत्र। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र आपका देखिए क्यों है, इसे अगर उत्तरी भारत के मैदानों की जीवन रेखा कहें तो इसमें गलत नहीं होगा। गंगा नदी है जिसने आर्यों को बसने के लिए प्रेरित किया था। ठीक, और हमेशा से ये सिंचित करती आई है। वो बात अलग है कि आज ही बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर दिया हम लोगों ने। तो देखिए, गंगा नदी जो निकलती है, एक इसकी धारा है मंदाकिनी, ये निकलती है यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर से। और ये जो धारा है इसकी है अलकनंदा, जो बद्रीनाथ होते हुए बहती आई है। जहां जिस पॉइंट पर ये दोनों मिलती है उसको कहते हैं देवप्रयाग। फिर क्या है, हरिद्वार में आती है गंगा। उसके बाद ये हरिद्वार से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। ठीक, उसके बाद गंगा को अगर हम इस तरह से दिखाएं, उसके बाद हम बाकी सारी नदियां भी इसमें दिखा देंगे। ठीक, फिर आती है इसमें रामगंगा मिलती है। ठीक, ये पहले हम इस जो इधर की बाएं हाथ की नदियां पढ़ेंगे, फिर दाएं हाथ की नदियां पढ़ेंगे। फिर मिलती है इसमें गोमती, फिर मिलती है इसमें घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी। यहाँ पर आके ये इसमें मिलती है बूढ़ी गंडक। क्या मिलती है? बूढ़ी गंडक। कोसी के बाद देखिए आपकी इसमें मिलती है
महानंदा, शायद आपने नाम पहली बार सुना हो। महानंदा इसमें नदी मिलती है। ठीक, और भी एक दो छोटी छोटी नदियाँ हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फरक्का जहाँ पे बांध है उसके बाद नॉर्मली फरक्का है, फिर इसकी एक धारा चली जाती है जिससे हुगली बोलते हैं। ठीक, अब आते हैं, ये मिलती है इसमें कहाँ, यमुना। देखिए यमुना जो मिलती है वो इसमें कहाँ मिलती है, प्रयागराज में। तो प्रयागराज कहाँ है, गोमती से पहले, क्योंकि गोमती मिलती है कहाँ, गाजीपुर में। और ये कहाँ मिलती है आपकी गंगा यमुना, प्रयागराज। कहाँ है प्रयागराज, ये पॉइंट जो है ये प्रयागराज है। और ये नदी कौन सी है आपकी, यमुना। यमुना में देखिए कौन सी नदी मिलती है आपकी, चंबल, सिंध, चंबल, सिंध और केन, बेतवा। ठीक, बेतवा और आखिर में मिलती है कि केन। इसकी भी कुछ छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। ठीक, वो इतनी ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं है, जो मेन नदियां हैं वो ही है। फिर ये चली जाती है, फिर इसमें जो जहाँ पे जो आपको घाघरा मिल रही है, ठीक, घाघरा और गंडक के बीच में एक नदी इसमें आके और मिलती है। ठीक, ये जगह कौन सी होगी आपकी, पटना, लिख देते हैं पटना। ठीक, ये कौन सी है आपकी, सोन नदी। इसकी कौन सी नदी है, कोयल, जो इम्पोर्टेंट नदी है सोन नदी की कौन सी है, कोयल नदी, इम्पोर्टेंट एक सहायक नदी है। उसके बाद देखिए जब ये फरक्का बांध बनाती है, ठीक, कहाँ पे, सपोज देखिए यहाँ पे इसने बनाया क्या, फरक्का बांध, अगर ये हो गया क्या, फरक्का। फरक्का के बाद भी इसमें बहुत सारी नदियां मिलती हैं, जैसे एक मिलती है इसमें दामोदर, फिर मिलती है इसमें मयूराक्षी, और फिर एक मिलती है इसमें ये यहाँ पर कसाई। ठीक, उसके बाद जो ये है ये मिलकर क्या रहती है, थोड़ी धारा बन जाती है किसकी, और ये आगे को चली जाती है। तो देखिए ये है आपका क्या, गंगा नदी तंत्र। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे हमें पता नहीं होता अक्सर बहुत सारी नदियाँ, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, जो दूसरा नदी तंत्र है, या इसमें कुछ परियोजनाएं। देखिए वैसे तो इसमें कोई खास ऐसी परियोजना नहीं है, एक टिहरी परियोजना इस पर बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिहंद परियोजना जो पूछी जाती है, सर रिहंद परियोजना कहाँ है, तो वो गंगा पे ही है। ठीक, फिर आती है एक और आती है आपकी बाढ़ सागर परियोजना, जो अगर कहीं पूछ लिया जाए, आगरा एमपी यूपी के साइड में है। ठीक, तो वो कहाँ पे आपकी, ये इसकी परियोजना है किसकी, गंगा नदी तंत्र की। अब देखते हैं हम कुछ और नदी तंत्र। दामोदर नदी तंत्र के बारे में एक इम्पोर्टेंट ये कि देखिए तिलैया और मैथन जैसे बांध दामोदर नदी पर बनाए गए हैं। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो है कोई भी जीव अब उस नदी में जीवित नहीं है। उसके पीछे रीजन है कि वो इतनी ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है, तो दामोदर नदी जैविक मरुस्थल उसको कहा जाता है। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र देखिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, नॉर्थ ईस्ट की जीवन रेखा इस पे चलती है। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी, आपने कभी सोचा है असम में हर साल बाढ़ आती है, क्यों आती है, ये बहुत बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। जो कहाँ से निकलती है, देखिए सपोज दैट ये एक ग्लेशियर है योंगचांग। ठीक, योंगचांग जो है इसको दुंग, योंगचांग दुंग, ये ग्लेशियर है कहाँ, मानसरोवर के पास। अगर क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए कि कौन सी नदियां मानसरोवर से निकलती हैं, तो देखिए एक तो आपकी सिंधु हो गई, एक आपकी सतलुज हो गई, और एक आपकी ब्रह्मपुत्र हो गई। ये क्वेश्चन इस तरह से भी कई बार बनता है। फिर देखिए क्या, हिमालय पर्वत के पूर्व भाग में जो तिब्बत का पठार है उस पर क्या है, समानांतर चलती है। ठीक, इस तरह से। उसके बाद ये यू आकार की शेप लेती हुई यहाँ से मुड़ती है। हमने जब हिमालय पढ़े थे हमने पढ़ा था कि नामचल पर्वत शिखर के पास ये यू आकार का शेप लेती थी। और उसके बाद ये इस तरह से कुछ ये आ जाती है। अब हम देख लेते हैं इसमें कुछ नदियां मिलती हैं। देखिए तो यहाँ पे मिलती है इससे दिहांग। देखिए दिहांग इसीलिए कहा जाता है ऐसे क्योंकि दिहांग नदी इसमें आकर मिलती है। अगर आप जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग भी बोला जाता है। फिर मिलती है इसमें दिवांग, लोहित। ये नदियां सहायक नदियां पढ़ने का इसलिए कि जब आपसे अपवाह तंत्र ड्रेनेज बेसिस से क्वेश्चन पूछा जाता है तो नॉर्मली आपसे जो है ये नदियां ही पूछी जाती हैं कि कौन सी नदियां मिलती हैं। फिर आती है आपकी धनश्री। ठीक, ये 4 नदियां आपकी मिलती हैं। एक दो नदियां और रह गई होंगी, जैसे एक नदी इसमें और मिलती है वो है शायद कपिली जो है, कपिली नदी भी इससे मिलती है। ये तो इसकी क्या, जब ये ऐसे आएगी तो इसकी बाएं हाथ की नदियां। ठीक,
अब देखते हैं इसकी कुछ दाएं हाथ की नदियां। जैसे एक नदी मिलती है इससे, कौन सी, सुवर्णश्री, आपने नाम सुना होगा, सुवर्णश्री नदी क्या है, इससे मिलती है। ठीक, ये कहाँ पे, आपके लोहित के आसपास मिलती है, ये यहाँ पर ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनता है जिसका नाम है माजुली। आपको पता है जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये बहुत ज़्यादा सिल्ट लेकर आती है अपने साथ में, क्योंकि वहाँ से तो ये पठार में बहती है, लेकिन जब ये यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में आती है काट काट कर, तो ये क्या माजुली द्वीप बनाती है, बहुत ज़्यादा सिल्ट जमा कर दी जाती है। तो जो इसका बेड लेवल है नदी का, वहाँ पे सिल्ट जमा होता रहता है, इसीलिए ब्रह्मपुत्र अपने नदी मार्ग को परिवर्तन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे ये सब विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, नदी द्वीप जिसे कहते हैं माजुली, बनाती है। फिर मिलती है, देखिए इसमें मानस नदी। ठीक, ये थी इसकी कुछ इंपॉर्टेंट नदियां। और सबसे जो आखिर में मिलती है कपिली नदी के पास, वो मिलती है इसमें तीस्ता नदी। ठीक, तीस्ता नदी इसमें यहाँ पर आकर मिलती है। फिर आपको पता है, फिर देखिए आपका, जब ये बांग्लादेश, सपोज दैट अगर ये बांग्लादेश की सीमा है, तो जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। ठीक, इधर से आके मिलती है गंगा। बांग्लादेश की, अगर ये सपोज है कि ये बांग्लादेश का एरिया है, तो बांग्लादेश में जब गंगा एंट्री करती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। और जब ये दोनों संयुक्त रूप से मिलती हैं ये बांग्लादेश में, तो इन दोनों को संयुक्त रूप से बोला जाता है मेघना। ठीक, क्योंकि और यही दोनों नदियां मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो फेमस है किसके लिए, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। एक चीज़ और, कि ये इकलौता पूरे विश्व में ऐसा मैंग्रोव क्षेत्र है जहाँ पैंथेरा टाइग्रिस मतलब रॉयल बंगाल टाइगर का निवास स्थान पाया जाता है, विश्व में इकलौता। ठीक, इट इज इम्पोर्टेंट। अब आता है हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। अब आते हैं हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी गोदावरी। पश्चिम जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी सबसे लंबी नदी भी यही है, और इसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। ठीक, क्यों, क्योंकि ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। जैसे हमारे यहाँ पे गंगा जो है उसका धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक सारे महत्व है, वैसे ही गोदावरी के प्रायद्वीपीय भारत में। तो देखिए ये जैसे ये है इसका उद्गम स्थल, और ये कहाँ पे है, त्र्यंबकेश्वर एक स्थल है, अगर आपने नाम सुना, त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर ये कहाँ पे है, नासिक में। ठीक, त्र्यंबकेश्वर नासिक से ये निकलती है। ठीक, फिर इसमें बहुत सारी नदियां जो है मिल जाती हैं, तो हम इसको भी कुछ इस तरह से बना लेते हैं, और ये इसका छोटा सा डेल्टा टाइप का बनाती है। प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियां वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती हैं या बहती हैं, ठीक, फ्लो करती हैं, वो सब डेल्टा बनाती हैं। ठीक, फिर आता है इसमें एक नदी मिलती है, ठीक है, दो नदी इस तरह से मिलती है, एक का नाम है दुधना और एक का नाम है पूर्णा। ठीक, ये दोनों क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं, किसकी, गोदावरी की। फिर एक नदी है यहाँ पे जिसका नाम है वर्धा, अक्सर पूछा जाता है। फिर दो नदियां इस तरह से मिलती हैं, इसका नाम है वेनगंगा और ये है पेनगंगा। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों नदियां सेम जगह पे मिलती हैं, शायद मैं भी कंफ्यूज हो गई हूँ। ये पेनगंगा है, शायद ये पेनगंगा है और ये वेनगंगा है। ठीक, उसके बाद क्या आता है, ये तीनों जब संयुक्त रूप से मिलती है तो इनकी जो धारा बनती है इसको कहते हैं क्या, प्राणहिता। ठीक, ये कौन सी नदी है आपकी, प्राणहिता। फिर आपकी मिलती है इसमें इंद्रावती। इंद्रावती में क्या जो है नदी ये फिर मिलती है। फिर एक नदी और मिलती है सबरी। ठीक, फिर एक नदी और है जो यहाँ से आती है, उसका नाम है मंजीरा। जब ये डेल्टा बनाती है उससे पहले इस ये जो जगह है वो होती है, उसका नाम है राजमुंद्री। ठीक, तो ये थी आपकी गोदावरी एवं गोदावरी की सहायक नदियां। फिर पढ़ते हैं हम नेक्स्ट। फिर देखते हैं कृष्णा नदी तंत्र। एक जगह है महाबलेश्वर, वहां से ये
निकलती है। ठीक, फिर इसमें जो नदियां मिलती हैं, भीमा, मूसी। ये मूसी वही नदी है जिसके किनारे हैदराबाद बसा हुआ है। फिर मुनेरू। फिर ये तो थी इसकी क्या, बाएं हाथ की नदियां। अब इसकी दाएं हाथ की नदियां कौन कौन सी, देखिए, घाट प्रभा, नाम सुना होगा आपने, माल प्रभा और तुंगभद्रा। ये तुंगभद्रा कोई क्या है, ये वही स्थान है जिसके किनारे हम्पी बसा हुआ है। अक्सर पूछा जाता है कि शहर दे देते हैं और नदियां दे देते हैं। हैदराबाद मूसी के किनारे है और हम्पी जो है तुंगभद्रा के किनारे है, जहाँ पे क्या है, विरूपाक्ष का मंदिर बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। एक मंदिर और है वहाँ पे, विट्ठलनाथ। ठीक, वो भी पूछा जाता है। विट्ठल कौन होते हैं, भगवान विष्णु के जो है एक रूप होता है। कुछ लोग भगवान विष्णु को विट्ठल रूप में पूजते हैं। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। फिर है आपका कावेरी नदी तंत्र। कावेरी, देखिए, जहां से कावेरी निकलती है उस जगह का नाम है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी के पहाड़ियों से जो है ये निकलती है आपकी क्या, कावेरी। ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां देखिए, ये बहुत ज्यादा लोच के साथ विसर्ग बनाती हुई निकलती है, कुछ इस तरह से कावेरी नदी। ठीक, तो आप इसको साफ कर दीजिए। जो कावेरी है वो विसर्ग रूप में बहती है। ये कावेरी कुछ इस तरह से विसर्ग बनाती हुई चलती है। इसकी भी कुछ जो है सहायक नदियां हैं। एक मिलती है इससे आके शिमशा, फिर हेरावी नाम है इसका, फिर एक नदी मिलती है इससे अकरावती। ये कौन सी नदियां हैं, जिसके बाएं हाथ में मिलती है। कई बार पूछ लिया जाता है बाएं तट पे कौन सी मिलती है, दाएं तट पे कौन सी है, दाएं किनारे पे कौन सी मिलती है। ठीक, फिर एक नदी मिलती है इससे लक्ष्मण तीर्थ। ये आपने नाम सुने होंगे अगर आपने यूपीएससी प्रीवियस ईयर के पेपर देखे। ठीक, लक्ष्मण तीर्थ। फिर मिलती है स्वर्णवती। स्वर्णवती, देखिए, स्वर्ण नाम से 3 नदी है। एक स्वर्णवती है जो कावेरी की सहायक नदी है। एक स्वर्णश्री थी जो किसकी नदी थी, ब्रह्मपुत्र जो अरुणाचल प्रदेश में बहती है उसकी सहायक नदी। एक स्वर्ण रेखा है जो झारखंड में दामोदर नदी की सहायक है। ठीक, फिर एक नदी इससे और नदी है जिसका नाम है भवानी। और फिर कावेरी नदी फाइनली कावेरी का डेल्टा बनाती है। कावेरी के बाद में 2 इंपोर्टेंट चीज है। देखिए, एक तो ये कि इसमें 12 मास पानी रहता है, चाहे कम हो लेकिन इसमें पानी रहता है। दूसरा कि जो भारत का सेकंड सबसे बड़ा जो वाटरफॉल है, ठीक, जिसका नाम है शिव समुद्रम, वो किस पे बनता है, कावेरी नदी पर ही बनता है। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट। इस तरह से बहती है आपकी। ठीक, इसमें जो नदियां आकर मिलती हैं, देखिए, ये थोड़ी पहाड़ी सी हो गई, ज्यादा ऊंची इस तरह से नहीं होती, ये इस तरह से हल्का सा जो है लोच है इसमें। ठीक, ये है आपकी क्या, महानदी। इसमें बाएं तट पे आगे मिलती है 3 नदियां। एक का नाम है हंसदो, मन, और एक नदी है एम। ठीक, फिर है क्या, एक तरफ से मिलती है इसमें शिवनाथ, जोंक। अक्सर पूछा जाता है जोंक जो है वो किस नदी की सहायक नदी है, तो देखिए, महानदी की सहायक नदी का नाम है क्या, जोंक। फिर इसमें 2 नदियां और मिलती हैं, ओघ और तेल। ये नदियों के नाम है। ठीक है, ओघ और तेल। और फाइनली महानदी का डेल्टा बनाती है। ठीक, महानदी का डेल्टा ये बनाती है। अब महानदी के डेल्टा से इंपोर्टेंट फिर आ जाता है यहाँ पे थोड़ा इधर को, एक चिल्का झील है। ठीक, ये क्या है, लैगून। लैगून क्या होते हैं, जो होते हैं ना, थोड़ा सा एरिया कट जाता है फिर समुद्र और नदियों में भर जाता है, तो उन्हें लैगून कहते हैं। चिल्का झील एक लैगून है और ये सैलाइन वाटर में होते हैं। एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, इसे भी देख लेते हैं, ऋषि कुल्या। ये बड़ा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक, ऋषि कुल्या का तट है, ठीक, महानदी जो उड़ीसा में, ये क्योंकि नदियाँ उड़ीसा से ही बहती है पूरी महानदी। ठीक, तो ऋषि कुल्या तट पे क्या है, ऑलिव रिडले जो टर्टल होते हैं ना, ऑलिव रिडले जो कछुए है ना, ऑलिव रिडले, ये ऋषि कुल्या के तट पर क्या करते हैं, अंडे देते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट
हो जाता है ऋषिकुल्या तट। ठीक, हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर ही है, आपको पता होगा। और कालाहांडी मरुस्थल जो सर्वश्रेष्ठ सूखाग्रस्त क्षेत्र है, ठीक, भारत में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है, वो भी इसी के एरिया से होकर आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। फिर आता है देखिए झीलें, ये भी भारत के अथवा तंत्र की इम्पोर्टेंट है, तो कुछ एक दो इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। एक है चिल्का झील, जैसा कि आपको पता है ये कहाँ है, उड़ीसा में है। ठीक, और जो भारत है उसकी खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। ठीक, फिर आती है पुलिकट झील। ठीक, और फिर है कोलेरू झील। ये तीनों झीलें भारत के पूर्वी तट पर है। कोलेरू झील है ये मीठे पानी की है। ठीक, ये कोलेरू झील जो है वो मीठे पानी की है। फिर देखिए कुछ इंपोर्टेंट झीलें और देख लेते हैं, उनसे कुछ खास नहीं पूछा जाता। वेरीनाग, शेषनाग, ये झील कहाँ पर है, सारी के जम्मू कश्मीर में। आप ये याद रखिए, मोस्टली क्या है जो नाग वाली झीलें हैं ना, जहाँ जिनके नाग के नाम के पीछे नाग लगता है, वो मोस्टली जम्मू कश्मीर में है। ठीक, फिर आता है आपका एक चंद्रताल, सूरज ताल। अब आप सोचेंगे ताल वाली झीलें सारी उत्तराखंड में, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। ये जो झील है ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हाँ, बाकी की जो जैसे भीमताल, नैनीताल, बाकी जो आपको ताल वाली झीलें मिले वो सारी कहाँ है आपके यूके में। चौरावाली लेक, आपको पता होगा 2013 में जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी, तो उसका रीज़न ये था, चौरावाली लेक का जो वो था वो साइड टूट गई थी और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पानी एक साथ आ गया था। ठीक, ये थी आपकी कुछ झीलें जो कहाँ है उत्तराखंड में। एक और इम्पोर्टेंट जो रह गई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, लोकटक झील। ये कहाँ है आपकी, मणिपुर में। ये इम्पोर्टेंट क्यों है, देखिए तैरता हुआ झील भी इसको कहा जाता है। ठीक, इसमें जो वनस्पति है वो हमेशा तैरती रहती है, इसलिए इसको लोकटक झील को तैरता हुआ भी झील कहा जाता है। इकलौती ऐसी झील है जो आपकी नॉर्थ ईस्ट के एरिया में है। मीठे पानी की झीलें हैं ये सारी जो आपने अभी देखी, ये सारी की सारी क्या है, मीठे पानी की झीलें। और वहाँ की आपकी और भी है, जैसे गोविंद सागर, आपको पता था भाखड़ा नागर डैम वहीं पर गोविंद सागर झील बना दी गई है। और ऐसी जो है बहुत सारी आपको, जैसे रेणुका झील, ठीक, हिमाचल प्रदेश में, और ऐसी झीलें मिल जाएंगी, लेकिन इम्पोर्टेंट आपकी जो ये थी। ठीक, अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू क्लास।